इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर रहे हो। मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस खत्म करवाए। उसको सजा मिलने वाली थी FIA केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सजा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। और फिर उधर से वो साइफर आया। तो ये खैर हमें बाद में सारी चीजें सामने आ गई। अब तो वाज़ेह है कि ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए। ये सारे PDM के लोग, ये सब शामिल थे बाद में। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है। इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि 1 साल में हुआ क्या पाकिस्तान से। पाकिस्तान 1 साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। तो मैं ये चाहता था कि आज अपनी कौम के सामने मोटी मोटी चीजें रखूं कि एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे ही और पाकिस्तान खड़ा किधर, साल पहले किधर खड़ा था। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सारी चीजें देख सकते हैं, जो पाकिस्तान की जो हर साल माइशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए। तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना ये याद रखें कि दुनिया में जो इसने तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब तो इन्होंने क्या करना था। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है,
सोचें, अभी तो क्राइसिस तो उनको कोई मिला ही नहीं है, क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था, इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था, और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए। और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें, उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में ही चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी, उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा वापस जाएं टीटीपी को। तो जब वो वापस आ रहे थे, ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ईसीएल पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नई आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए, और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही
پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر آپ آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا. مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے آئی جی، جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا. پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے. توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے، ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا، جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی، میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی، ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا. لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے، اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں، اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ، یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے، پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے. وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر. اس نے